प्रोनाउन बच्चों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें प्रोनाउन की सीरीज चल रही है ना। प्रोनाउन की सीरीज में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं पहले मैं वो बता दूँ आपको, सभी लोग शांत रहें, आवाज़ कोई ना करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात ना करते हुए किसी ग्रुप के कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, बोथ, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझ लें पहले। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपना ईच है, ईच, और इसके साथ एक वर्ड आता है जो एग्जाम में ये दोनों साथ में आते हैं यूज़, है ना। किसी एक बच्चे ने कमेंट भी करके मुझे लिखा हुआ है कि सर ईच और एवरी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, है ना। तो आप देख लीजिए ईच और एवरी, तो इसको समझ लीजिए। जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में, वो पहली बात तो ये है कि एवरी जो होता है ना वो प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिए। कई बुक में भी दिया हुआ है और कई लोग पढ़ाते भी हैं कि एवरी एक प्रोनाउन, ईच और एवरी को साथ में पढ़ाया जाता है ना। ईच और एवरी को साथ में लेकर पढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी एक्चुअल में एक डिटरमिनर होता है, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। डिटरमिनर होता है ना। डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर वो होते हैं जो किसी नाउन की नंबर या क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उसके लिए रेफर करते हैं ये एवरी। लेकिन जो ईच होता है ना वो आपका प्रोनाउन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ईच और एवरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इसकी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या? पहली बात ये कि ईच वर्ड जो है वो प्रोनाउन भी है और डिटरमिनर भी है, लेकिन एवरी वर्ड जो है ना वो सिर्फ डिटरमिनर है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, अब चूंकि ये प्रोनाउन नहीं है तो मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ईच और एवरी को लेकर आते हैं, और जैसे कई बुक होती हैं उसमें भी रहता है, और शायद मेरे ख्याल से पढ़ना भी इसी तरह से चाहिए कि ईच और एवरी को दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में पढ़ाया जाता है ये डिटरमिनर वाले चैप्टर में। ईच और एवरी जब ये डिटरमिनर होंगे तो दोनों साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ईच जो अकेला है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। इसको अपन इस तरह से समझ लेते हैं। एक बात तो ये हो गई, पहली बात ये इनकी फर्स्ट है। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट बात इनकी ये है, वो ये है कि ईच का यूज़ करते हैं ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए, ऐसे कर लो आप इसको। ईच का यूज़ करते हैं हम ओनली फॉर दो, ओनली फॉर टू, केवल दो लोगों के लिए। दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो बुक्स हो सकती हैं, कोई भी दो चीज़ हो सकती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। और एवरी का यूज़ करते हैं हम मोर देन टू, मोर देन टू के लिए, यानी कि 2+ के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। ईच का सॉरी ओनली फॉर टू और मोर देन टू, मोर देन टू के लिए, यानी 2+ के लिए, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि जब हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा ईच लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरी का टू के साथ यूज़ होता ही नहीं है। अगर टू की बात हो रही है तो हम ईच का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये मोर देन टू के लिए एवरी भी यूज़ होता है और मोर देन टू के लिए ईच भी यूज़ होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट को कि ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसको आप देख लीजिए, नोट करते चलो वही फटाफट, है ना, ठीक है, कर लिया, ठीक है। तो इसमें अभी हमने कितना सीख लिया? इतना सीख लिया कि ईच जो होता है वो प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है, और एवरी जो होता है वो सिर्फ डिटरमिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है ना। ईच का यूज़ करते हैं हम दो के लिए यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एवरी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, दो के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ये इनके कोई बेसिक चीज़। अब आती है बात कि सर जब दोनों ही मोर देन टू के लिए यूज़ हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे, है ना, ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी माइंड में।
और यही एक प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को आती है, तो उसको समझ लीजिए। इसके लिए भी आप एक वर्ड याद रख लीजिए, अगर आपको समझ में आ सके तो इस तरह से समझ लीजिए कि ईच जो होता है वो एक सर्टेन नंबर के लिए यूज़ होगा, और एवरी जो होता है वो अनसर्टेन नंबर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ईच जो होगा वो एक सर्टेन नंबर के लिए यूज़ होगा, और एवरी जो होगा वो अनसर्टेन नंबर के लिए यूज़ होगा। ईच का जो नंबर होगा वो एक लिमिटेड दायरे में होगा, है ना, और एवरी का होगा वो एक जनरल सेंस में होगा, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, है ना। और दूसरा है एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। अब कोई बता पाएगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? Is there anybody who can tell me what's the difference between each and every in these two examples? If any of you can tell me. चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये दोनों ही सेंटेंस सही है अपनी अपनी जगह, ये दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है। तो समझ लीजिए ये दोनों सेंटेंस कैसे सही है, इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो सही है ये, है ना। अब इसका बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्यों सही है। ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, जैसे कि ये एक मैंने कहा ये एक लिमिटेड दायरे में रहेंगे, कम संख्या के लिए यूज़ होगा ईच, और एक फिक्स सर्टेन नंबर होगा। अगर मैंने मानकर चलो ये सेंटेंस बोला कि ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से बोलूँ ईच स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास शुड वर्क हार्ड, मतलब समझ में आ गया। यानी कि मैं सर्टेन हूँ इस सेंटेंस को बोलने के लिए, मुझे मालूम है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम है, ठीक। तो उस कंडीशन में आएगा ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। ये सेंटेंस मैंने अपनी क्लास में खड़े होकर अपने स्टूडेंट से बोला, तो मुझे मालूम होगा ना कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक सर्टेन नंबर होगा, कोई भी होगा वो एक सर्टेन नंबर है जितने आप बैठे हुए हैं, है ना। अब ये एक जनरल सेंस में बात हो रही है कि एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। वो स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, किसी कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, या कहीं और के हैं, एकेडमी के हैं, कहाँ के हैं, कोई क्लियर नहीं है। तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही है। वो स्टूडेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं और एक ब्रॉड नंबर में हो सकते हैं, वो चाहे इंडिया का स्टूडेंट हो, बाहर का स्टूडेंट हो, कहीं का भी हो, सभी पर ये चीज़ लागू है, यानी कि एक जनरल सेंस में यूज़ हो रही है बात। तो इस कंडीशन में हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। यहाँ तक अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ईच का यूज़ जो होता है वो एक सर्टेन नंबर के लिए यूज़ होता है, और एवरी का यूज़ जो होता है वो एक अनसर्टेन नंबर के लिए यूज़ होता है। ईच के लिए जो नंबर होगा वो स्मॉल नंबर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स नंबर होगा वो, और एवरी का जो नंबर होगा वो नंबर में नहीं होगा, नंबर में तो होगा लेकिन वो ब्रॉड नंबर में होगा और एक जनरल सेंस शो कर रहा होगा वो, ठीक है ना। आए चीज़ समझ में? जैसे मैं आपको एग्जांपल से, ये तो आपका हुआ सर्टेन अनसर्टेन की तरह से बताना कि सर्टेन नंबर है तो आपका ईच आएगा, और अनसर्टेन नंबर है तो एवरी आएगा, है ना, एक फिक्स नंबर के लिए। जैसे मैंने कहा देयर आर 27 स्टूडेंट्स in this class each student has a mobile in his hand, ठीक है। आप देख लीजिए ये ईच स्टूडेंट, अब ये मैंने ईच वर्ड यहाँ यूज़ क्यों किया, अब याद रख लीजिए ये जो डिटरमिनर होते हैं इनके साथ जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है, सिंगुलर होगा। ईच स्टूडेंट, ईच क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर एक हमने सर्टेन नंबर मिल गया, एक निश्चित संख्या मिल गई है, 27 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के पास एक मोबाइल है। आगे बात समझ में? तो एक जो सर्टेन नंबर होगा उसके लिए हम शुड का यूज़ करेंगे, और अनसर्टेन नंबर होगा उसके लिए हम एवरी का यूज़ करते हैं। ऐसे अब ये देखो
जैसे मैंने लिखा एवरी बुक गिव्स अस अ साउंड नॉलेज। एवरी बुक गिव्स अस अ साउंड नॉलेज, है ना। अब यहाँ पर एवरी बुक की बात कर दी, यानी एवरी बुक, वो बुक कोई सर्टेन नंबर वाली बुक्स नहीं है, कहीं की भी बुक हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो बुक एग्जांपल लिया वो एक जनरल सेंस में लिया है, तो जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं हम एवरी, यानी यहाँ पर अभी अनसर्टेनिटी है बुक की, कि बुक के कितनी बुक्स हैं, कहाँ की बुक्स हैं, किसने लिखी हैं बुक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन में हम एवरी का यूज़ कर रहे हैं। अब इसी को अगर ईच के साथ लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ईच बुक ऑफ दिस टेबल गिव्स अस अ साउंड नॉलेज। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ईच बुक ऑफ दिस टेबल, यानी इस टेबल पर रखी हुई बुक्स जो हो गई। अब इस टेबल पर ये जो बुक्स रखी हुई है, इस टेबल पर जो बुक रखी हुई है, कितनी बुक्स होंगी आप गिन कर देख लीजिए, मेरे ख्याल से 12-13 बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे, है ना। तो हम सर्टेन नंबर हो गया, एक स्मॉल नंबर भी है, सर्टेन भी है, तो उस कंडीशन में हम ईच लेंगे। जब एक सर्टेन नंबर आ जाता है तो वहाँ पर हम ईच लेने लगते हैं, अनसर्टेन नंबर होता है तो हम एवरी लेने लगते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी फटाफट। गर्मी फिर से होने लगी यार। हो गया, चलिए मैं आपको अब कुछ इसकी एक्सरसाइज कराता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, उसके क्वेश्चंस आप करिए। अब आप लोग जिसको जो आए उतना समझने की कोशिश करें, है ना, इसको एक्सरसाइज से ही समझ पाएंगे हम, ऐसे नहीं समझाया जा सकता ये। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल, राम हैज़ bought something Ram has bought something of us। एक मैंने लिखा letter should be written clearly। थर्ड मैंने लिखा almost student has a pen today। एक मैंने लिखा देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते चलिए आप। देखा, फोर्थ एग्जांपल है आई टेक क्लास ऑन डे ऑफ द वीक। और क्वेश्चन नंबर 5 है I can teach a few students of this class, but I can't teach
ठीक है, एक और देखें, एक और बन सकता है। बस ये इतनी काफ़ी है ना, समय कम पड़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चल ये इसको, ये जितने आ जाए उतने करें, जिसको जितने आ जाए उतने करें, फटाफट जल्दी करें, है ना। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। पुटअप ही तो करना, ईच और एवरी, बस इसमें क्या है, जितने आप उतना करें। अब जो नहीं है उसे छोड़ दें। चलिए मैं ही बता देता हूँ, समझ लेते हैं आप इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कि ईच और एवरी भरने थे, है ना, और इसके बारे में, इसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं करना अपन, सिर्फ ईच और एवरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ईच और एवरी को समझ लीजिए, है ना। राम हैज़ बॉट समथिंग फॉर डैश ईच या एवरी ऑफ अस, इसको समझ लीजिए आप। जैसे ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ईच जो होता है वो प्रोनाउन होता है और डिटरमिनर भी होता है। एवरी जो होता है वो सिर्फ आपका डिटरमिनर होता है। अब इसमें हमें काय की ज़रूरत है वो देख लो। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये रही प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। अब बची क्या है हमारी, ये फॉर क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ना, नहीं आया समझ, फिर से समझ लो। ये हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की ये हो गई वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया अस, बची ये प्रपोजिशन। अब इस प्रपोजिशन का भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये होगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ईच जो होता है वो आपका प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है ना। अब प्रोनाउन हो गए यहाँ पे, यानी कि क्या चाहिए हमें, या नाउन चाहिए। और इंग्लिश में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाउन या प्रोनाउन वाली जगह पर क्या आता है, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब प्रोनाउन हमारे पास एक ही है और वो है प्रोनाउन हमारा ईच। एवरी तो प्रोनाउन होता नहीं है, इसलिए आ गया ईच, ईच ऑफ अस, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, जैसे मैंने कहा डैश लेटर शुड बी रिटन क्लियरली, ये वर्ड दिख रहा है आपको, ये क्लियर बता रहा है आपका, क्लियरली, कि ये जो लेटर हैं क्लियर लिखे जाएं, जो भी हैं जितने भी हैं। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल हैं या XYZ, किसी का भी ये डिक्टेट कर चलेंगे वो, कि आपको यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया है कि ये लेटर हैं, सब ये जो लेटर हैं वो बिल्कुल क्लियर ढंग से लिखे जाएँ, प्रॉपर वे में लिखे जाएँ। यानी कि वो एक सर्टेन नंबर होंगे लेटर के, लेटर जो लिखे जा रहे हैं, जब ये जो क्लियर वर्ड है, क्लियरली, है ना, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं एडवर्ब है ये जो एडवर्ब दी हुई है वो ये क्लियर बता रही है कि यहाँ पर जो लेटर है वो दिए हुए लेटर की कोई एक फिक्स नंबर होगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक नंबर दिया होगा, जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल इसी क्लास के 27 का दिया था। ऐसा नहीं है कि नंबर दिया ही होगा वो वर्ड, हमें खुद भी थोड़ा सेंस लगाना होगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये जो लेटर लिखा हुआ है वो अंडरस्टूड है कि जो जितने भी लेटर लिखे जाएंगे, एक जनरल एक कोई पर्टिकुलर लेटर्स होंगे, वो उन्हीं लेटर्स की बात हो रही है। अब पर्टिकुलर्स हैं यानी कि वो एक सर्टेन नंबर में आ जाएंगे, सर्टेन नंबर में आएंगे तो आपका ईच लेटर शुड बी रिटन क्लियरली, ठीक है ना। अब इस पर आ जाओ, ऑलमोस्ट दैट स्टूडेंट हैज़ अ मोबाइल, ठीक है। अब ये वर्ड दिया हुआ है, अब इसमें ये एडवर्ब दी हुई है। अब ऑलमोस्ट वर्ड जो है, ऑलमोस्ट वर्ड क्या है, एक ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, है ना। अब ये जो ऑलमोस्ट है यानी कि लगभग जो वर्ड है, अब जब मैं ऐसे कहूँ कि क्लास में लगभग 20 स्टूडेंट्स है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे फिक्स नंबर नहीं मालूम है कि यहाँ पर ये 20 स्टूडेंट्स ही हैं या 25 ही हैं, मैं सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ एक गैस किया जा रहा है, ऑलमोस्ट वर्ड, है ना। ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैज़ अ पेन टुडे, लगभग आज सभी स्टूडेंट के पास पेन है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है सामने बैठा हुआ है इसके पास पेन ना हो, है ना, मैं सिर्फ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितना मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो एक फिक्स नंबर इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है।
और ऐसे वर्ड, ऐसी एडवर्ब जो भी आ जाए, ऐसे कोई वर्ड आ जाए जो ये क्लियर करें कि वो नंबर फिक्स नहीं है। ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे आपका ऑलमोस्ट हो गया, और आपका हो जाएगा अबाउट भी हो जाएगा, अबाउट है, ऑलमोस्ट है ना, और आपका नियरली है, और आपका और कौन सा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली। ये लगभग वो वर्ड है जो एक लगभग संख्या के बारे में बताते हैं, है ना, लगभग संख्या के बारे में बताते हैं, फिक्स नंबर नहीं बताते। उस कंडीशन में जब फिक्स नंबर ही नहीं है तो फिर हमारा आ गया एवरी। ठीक है ना, आया समझ में। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल आ जाओ। आई टेक क्लास ऑन डे ऑफ द वीक। अब देखिए ये वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड क्लियर कर रहा है, ऑफ द वीक। वीक में हमें मालूम है भाई 7 डेज होते हैं, है ना, तो एक फिक्स नंबर हो गया। कभी ऐसा सुना है कि इस बार जनवरी का, जून का फर्स्ट वीक जो है वो केवल 5 दिन का था या 15 दिन का था? ऐसा कभी नहीं होता ना। जो वीक है वो 7 डेज का ही होगा। ठीक है, जब फिक्स नंबर है तो आ गया हमारा ईच डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। आई कैन नॉट टीच अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास बट आई कांट टीच डैश। ये भी वही चीज़ है जो ऊपर वाले में है, सीधा सीधा, है ना। ये आई कैन टीच ए फ्यू स्टूडेंट, हाँ, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये स्टूडेंट्स है, इसका डिटरमिनर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ दिस क्लास। और बट आई कैन टीच, अब ये रही वर्ब, ये वर्ब है। अब टीच एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। टीच ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएगी। अब ऑब्जेक्ट वाली जगह पर क्या आता है, हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन हमारा क्या है इसमें, ईच, है ना। एवरी आ नहीं सकता। एवरी क्यों नहीं आ सकता भाई, क्योंकि एवरी डिटरमिनर है, प्रोनाउन नहीं है। ठीक है ना, और ईच प्रोनाउन होता है हमारा, इसलिए आ जाता है। ईच प्रोनाउन भी है और डिटरमिनर भी है। जैसे मैंने कहा ये वाले वर्ड, इस वाले सेंटेंस में, इसमें जो ईच है वो प्रोनाउन नहीं है, डिटरमिनर है। ठीक है, इस वाले में प्रोनाउन है, इस वाले में प्रोनाउन है। ठीक है, ईच डे, नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। इसमें ये एडजेक्टिव है, इसमें आपका डिटरमिनर है। ठीक है, आ गया समझ में ईच और एवरी का। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको ईच और एवरी का। देख लीजिए, वो क्लास बहुत लंबी खिंच रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव की, है ना। ईच और एवरी, बस बाकी के तो ये सरल है ना। ईच और एवरी, एक्चुअल में ईच और एवरी को लेकर मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बताना चाह रहा था, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बाकी के भी है, आप उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ईदर और नीदर, एनीवन, नॉट। चलिए ये तो सरल है, इनमें कुछ नहीं है। बस ईच और एवरी को ही लेकर स्टूडेंट्स अक्सर प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो मैंने थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश की है ना। ये जो लास्ट में भी मैंने वर्ड लिखे थे ना, ऑलमोस्ट, हाँ ये कह सकते हैं उसमें जो लास्ट में जो मैंने वर्ड लिखे थे, ऑलमोस्ट, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, अबाउट, है ना। और बस ये वर्ड अगर आ जाए तो वहाँ आपको एवरी लगाना है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी शो करने वाले वर्ड है, सर्टेन नंबर शो नहीं करते हैं। चलिए अब अपन इस पर आ जाते हैं, ईदर नीदर पर। जैसे ये है ईदर, नीदर, ठीक है, एनीवन और नन। तो समझ लीजिए, इसको मैं हिंदी बता देता हूँ। ये होता है दो में से एक, ये इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है। ठीक है, और ये हो गया दो में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। ये दो के लिए यूज़ होता है, ये मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। दो से अधिक में से एक, और ये हो गया दो से अधिक में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इनके हिंदी मीनिंग हो गए आपके। और कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, हिंदी से प्रिपरेशन कर रहा है वो अच्छे से, तो ही कैन गो थ्रू दिस वाई। इधर दो में से कोई एक, नीदर इसी का जस्ट नेगेटिव, दो में से कोई नहीं।
दो से ज़्यादा की बात होगी, दो से अधिक में से एक, दो में से एक है तो ईदर, दो से अधिक में से एक है तो एनीवन, नीदर दो में से कोई नहीं और दो से अधिक में से कोई नहीं के लिए ये आएगा। ठीक है, आपको मैं वो पूरे फॉर्मेट बता देता हूँ, कुछ इस तरह से रहते हैं इनके फॉर्मेट। ऑफ रहेगा, इसके बाद फिर द, फिर इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर की वर्ब आएगी। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। ईदर ऑफ रहेगा, द डेफिनेट आर्टिकल आएगा, नंबर ये पीएन मतलब प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यही चारों फॉर्मेट इसमें आएंगे और एनीवन यही इसमें आएंगे, है ना, और यही इसमें आएंगे। बस जो नन वाला है उसमें वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई सी भी यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये जो मैंने द लिखा हुआ है ना, हर जगह नहीं आ जाए। अगर आपका ये प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है या आपका कोई डिटरमिनर लगा हुआ है तो फिर द नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ईदर ऑफ द बुक्स, ईदर ऑफ द बुक्स इज टू बी रेड। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप समझ लीजिए इसको। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ईदर बुक इज टू बी रेड। दोनों को लिखने का तरीका अलग है ना, ये सेम है, इनके हिंदी मीनिंग दोनों के सेम होंगे, बस एक ही बात को हम दो तरह से लिख पा रहे हैं। ईदर ऑफ द बुक्स, अब ये ईदर वर्ड लग गया तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो बुक्स है ना, ये यहाँ पर दो ही की बात हो रही है, क्योंकि ईदर का यूज़ कहाँ करते हैं, दो में से एक के लिए। दो बुक है, दो में से कोई एक बुक इज़ टू बी रेड, सिंगुलर। अब जनरली बच्चा क्या करता है, इस बुक्स को देखकर या प्लूरल समझकर इसका वर्ब लगा देता है, लेकिन ये तो हमारा नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये प्रपोजिशन लगी है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। और ईदर जो है वो इसका प्रोनाउन है, ये सॉरी इसका नाउन है ना, और ऑफ प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ठीक है, और प्रपोजिशन के पहले सब्जेक्टिव केस आएंगे। अब ये सब्जेक्टिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो आ रही है, ईदर दोनों में से कोई एक के अर्थ में यूज़ हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आ रही है इज़। ठीक है, अगर यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल द आता है, याद रखिए। अगर यहाँ प्रोनाउन होगा, जैसे ईदर ऑफ यू होता, तो फिर द नहीं आता। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर की रहेगी, ये आप याद रखिए। चाहे यहाँ पर नाउन प्लूरल नाउन हो या फिर आपका प्लूरल प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर की आएगी। ठीक है, इस केस में तो ये सरल दिख ही रहा है, बुक इज़, है ना, तो इस तरह, इसलिए ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसी का नेगेटिव होता तो यहाँ ईदर की जगह नीदर कर दो आप, नीदर ऑफ द बुक्स इज़ टू बी रेड, दोनों में से कोई बुक नहीं पढ़ी जानी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही होगी तो फिर एनी बुक एनी आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कालिदास हैज़ रिटन मैनी बुक्स, many books and I have read neither of them। ये हो गया। ये देखिए अब ये प्रोनाउन आ गया तो आर्टिकल द नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब चूँकि ये प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में से किसी भी जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। अब एग्जाम में कुछ इस तरह से एरर आती है, अब आप बता दीजिए, है ना। नीदर ऑफ देम आ गया। अब ये नीदर ऑफ देम क्यों, नीदर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, नेगेटिव में करते हैं, लेकिन दो के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट 24/2। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, मैनी बुक्स, कालिदास ने बहुत किताबें लिखी हैं, है ना। बट सॉरी एंड कर दिया मैंने यहाँ बट कंजंक्शन आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्शन शो करने वाली कंजंक्शन है ये। कालिदास हैज़ रिटन मैनी बुक्स बट आई हैव रेड नीदर ऑफ देम। कालिदास ने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने दोनों में से किताब पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये हो रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, कालिदास ने मैनी बुक्स कई किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने पढ़ी हैं दोनों में से कोई एक नहीं। अरे भाई दो की बात थोड़ी हो रही है, मैनी बुक्स की बात हो रही है, मैनी बुक्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ मोर देन 2 हो गया। मोर देन 2 हो गया तो यहाँ नीदर नहीं नन आएगा।
नन ऑफ देम, ठीक है। इसी तरह से ईदर और इसको लेकर पूछते हैं, ईदर और एनीवन को लेकर पूछते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ईदर और नीदर इन दोनों का 2 के लिए यूज़ होता है, और एनीवन और नन का मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है। ये ईदर 2 के लिए पॉजिटिव, ये मोर देन 2 के लिए, ये नीदर नेगेटिव 2 के लिए, ये नन मोर देन 2 के लिए नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो गए, है ना। कर लिया नोट? हाँ कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और बता। अच्छा अभी कौन सा रह गया? अच्छा बोथ रह गया अभी, ठीक है। चलिए बोथ को भी देख लेते हैं आप। बोथ भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। ये बोथ भी डिटरमिनर का काम करता है ना। डिटरमिनर भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा मैं बता दूँ, प्रोनाउन है ना चूँकि ये, जैसे रवि एंड राम आर माई स्टूडेंट्स। रवि एंड राम आर माई स्टूडेंट्स एंड बोथ आर इंटेलिजेंट, है ना। इसको सेंटेंस को इस तरह से लिख सकता हूँ, एंड बोथ आर इंटेलिजेंट। तो ये देखिए, ये रही वर्ब और इस वर्ब का सब्जेक्ट, ये हो गया। अब सब्जेक्ट वाली जगह पर यूज़ हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन और प्रोनाउन होगा। अब चूंकि ये नाउन तो है नहीं, ये है हमारा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये बोथ, ठीक है। ये प्रोनाउन है, बोथ आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये बोथ का यूज़ भी कहाँ करते हैं, सिर्फ 2 के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये देखिए रवि एंड राम 2 हैं, रवि और राम मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। दोनों की बात हो रही है, रवि एंड राम। ये चूँकि नाउन है, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन हमने यूज़ कर लिया, और ये 2 हैं, 2 के लिए यूज़ कर लिया। अगर मानकर चलो इसी में मैं एक नाम और बढ़ा दूँ, रवि, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दी, रवि, राहुल, ये मैंने 3 नाम कर दिया, 2 मोर देन 2 हो गया। रवि, राहुल एंड राम आर माई स्टूडेंट्स, एंड फिर यहाँ बोथ हट जाएगा, दे आर इंटेलिजेंट, फिर वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, दे प्रोनाउन लगेगा। बोथ का यूज़ केवल 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, बोथ आर नॉट वर्किंग हार्ड। अब ये आप मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पर देखिए मैंने बोला है बोथ आर इंटेलिजेंट, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोथ आर नॉट वर्किंग हार्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? देखकर मुझे बता दीजिए आप। बोथ आर नॉट वर्किंग हार्ड, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? समझ लीजिए, ये जो बोथ होता है ना, ये भी एक एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव प्रोनाउन होता है ना। इसलिए ये इसका यूज़, कहने का मतलब ये है, बोथ का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। अब बात ये आती है कि सर हमें ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ आर नॉट वर्किंग हार्ड, दोनों ही कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बोथ के साथ मैं नॉट लगा नहीं सकता, तो फिर मैं इसी बात को मैं कहूँगा किस तरह से, तो उसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे हम। नीदर का यूज़ भी तो 2 के लिए करते हैं ना, 2 में से कोई नहीं, इसके लिए करते हैं। तो फिर हम यहाँ बोथ की जगह लगाएंगे नीदर, नीदर ऑफ देम, ये वाली कंडीशन, नीदर ऑफ देम प्लूरल, ये दे हट जाएगा, ओ सॉरी ये प्रोनाउन है इसलिए द नहीं आ रहा है, नीदर ऑफ देम। बस अब ईदर, नीदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है ना, इसलिए सिंगुलर हो जाएगी, नीदर ऑफ देम इज वर्किंग हार्ड। अरे कहते हो क्या, नॉट क्यों आएगा? ये खुद नीदर नेगेटिव वर्ड है ना, नीदर नेगेटिव वर्ड है भाई, तो फिर नॉट क्यों आएगा? दो तो एक सेंटेंस में कभी दो नेगेटिव वर्ड कैसे आ जाएंगे? आई एम नो नॉट अ स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्या? है ना, नीदर खुद एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, नीदर खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट नहीं आ रहा है, ठीक है।
आ गई बात समझ में? इसी बात को इस तरह से कहा जाएगा, ना कि इस तरह से, ठीक है। तो बोथ का यूज़ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज़ कभी नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हो जाएगा, और एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में कभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बोथ एक असर्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया आज, है ना। सारे हो गए ना, ठीक है, सारे हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो गया आज का। अगली सीरीज़ में बताएंगे। अगर कोई किसी स्टूडेंट्स की कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ऑनलाइन बता सकता है, मुझे मैसेज कर दें। और किसी स्टूडेंट्स को किसी भी दूसरे टॉपिक पे पढ़ना है, किसी का कोई भी स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, और मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।